तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है युक्तम ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में। फिजन हमने पढ़ लिया था, नाभिकीय विखंडन कंप्लीट हो गया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय संलयन। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि एक ऊर्जा का नेचुरल स्रोत या जो सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार है जिसको हम सूर्य कहते हैं, उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे जितना भी हमारी बुक में दिया गया है बेसिक लेवल पे। तो आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं हरीश सती, लेक्चरर फिजिक्स, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल से ऑनलाइन माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ आज की क्लास लेकर। और आज की जो क्लास है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये नाभिकीय संलयन क्या होता है। कल जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, राइट, वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ इस तरीके से, वैल्यूज इस तरीके से आती थी और इस तरीके से आता था। यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि इस वाली साइड में लाइट न्यूक्लियाई है और इधर हैवी न्यूक्लियाई है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बहुत कम है और इनकी भी कम है। और ये जो बीच वाला है 30 से लेकर 170 मास नंबर का जो एटम्स है या जो ये न्यूक्लियाई है, इनकी विशेषता ये है कि ये ब्रेक नहीं होते, केमिकल रिएक्शन देते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो लाइट न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज होके जुड़ के बनाना चाहते हैं हैवी न्यूक्लियाई, लेकिन वो हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे लगभग हीलियम जैसा। तो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है, जब दो हल्के परमाणु नाभिक जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कल मैंने आपको बताया था 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और ये जो भारी नाभिक होगा ये भी ज्यादा कुछ नहीं, ये हीलियम होगा, ये हीलियम है, राइट, का निर्माण करते हैं। इस प्रकार या इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी, और यहाँ पे एक नाभिकीय संलयन से रिलेटेड दिखाया गया है प्रोसेस कि किस तरीके से ये होता है। अब इसकी प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता किस तरीके से है, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है ये क्रिया होनी। जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है उससे भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है इस क्रिया को होने के लिए। एक बार मैं फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं। जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है उसमें या उसको कराने के लिए नाभिकीय विखंडन की क्रिया से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो नेचुरल सोर्स है जैसे स्टार्स हैं और सन है, हम सन की बात करेंगे। ये सन का आप यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, इसमें हाइड्रोजन के जो नाभिक है जिसमें ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ये आपस में मिलकर यानी फ्यूज करके संलयित होके इकट्ठे होके क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं। और ये क्रिया इसके मेनली कोर पार्ट में होती है, जिसका टेम्परेचर लगभग 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन के बराबर होता है, राइट, लगभग 1 करोड़ केल्विन आप इसको कह सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन में जो कोर वाला पोर्शन होता है इसमें ये प्रोसेस होती है। इसके अलावा इसमें फोटोस्फीयर है या कोरोना है, और इसमें जो सौर ज्वाला हम कहते हैं तो वो निकलती रहती है। खैर ये हमारा पार्ट नहीं है, इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सूर्य है, सन है, उसकी जो कोर का टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो एक बात यहाँ से आपको ध्यान में रख लेनी है कि जो फ्यूजन की प्रोसेस है, संलयन की क्रिया है, इसके लगभग 1 करोड़ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे, वो यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई। यहाँ पे देखिए, ये दोनों हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी प्रोटियम है, 1H1H1H1, राइट। ये मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूज करते हैं यानी कि आपस में संलित होते हैं। संलित होने के बाद ये यहाँ पे ड्यूटेरियम बनाते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया दिखाई गई है, इसमें भी फिर से इसी तरीके से प्रोसेस होती है और ये फिर ड्यूटेरियम बनाते हैं। ड्यूटेरियम फिर से एक किसके साथ मिलता है, प्रोटियम के साथ, यानी कि प्रोटॉन के साथ मिलता है, या
जो 1H1 है उसके साथ मिलता है और फिर इसमें बनाता है हीलियम का अस्थाई नाभिक। यहाँ पे आप ये वाली जो देख रहे हैं ये हीलियम का अस्थाई नाभिक है, राइट, यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया है। तो ये अस्थाई नाभिक बनाते हैं और फिर इससे क्या होता है, फ्यूजन की प्रोसेस होती है आपस में मिलके, और एक हाइड्रोजन ये निकला यानी प्रोटियम निकला, एक हाइड्रोजन ये निकला यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। 1H1 का मीनिंग आप प्रोटॉन से लेंगे, राइट, और उसके बाद यहाँ पे हीलियम का स्थायी नाभिक बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में मैंने आपको कहा कि लगभग 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तो आगे देखते हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके की क्वेश्चन दी गई है। बहुत कम सिलेबस आपके पास दिया गया है अब इसका, तो जितना दिया गया उसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये 3 इक्वेशंस आपके पास दी गई है, डिट्टो जो बुक की इक्वेशन है वही लिखी गई है। पहली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं वो मिला और इसने ड्यूटेरियम बनाया, साथ में पॉजिट्रॉन बनाया। कल आपको बताया था कि जहाँ पे E प्लस होगा वो पॉजिट्रॉन होगा, साथ में ये यहाँ पे न्यूट्रिनो बना और एनर्जी मिली 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसके अलग अलग चरण होते हैं, ये पहला चरण है। दूसरे चरण में जब हम दिखा भी रहा था मैं आपको फिगर में, इसमें क्या हुआ कि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आपस में मिले और इन्होंने अस्थाई ये वाला ये जो 2He3 है ये अस्थाई क्या बनाया, हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, राइट, साथ में न्यूट्रॉन इसमें बना और एनर्जी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हुई। उसके बाद फिर से ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलके एक ट्राइटियम बना रहे हैं और एक प्रोटॉन बना रहे हैं। 1H3 ये ट्राइटियम है और ये साथ में एक प्रोटॉन बन रहा है और ये इतनी एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे इसी के बारे में लिखा गया है कि क्या क्या चीजें इस प्रोसेस में होती हैं, आपकी बुक में भी डिटो इसी तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये प्रोसेस होती कैसे है। थोड़ा सा न्यूक्लियस पे हम फिर से चर्चा करेंगे, कल वैसे आपको समझाया गया था लेकिन आपको एक बार और से इसको समझना पड़ेगा। ये एटम है, एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी कि अभी मैं पॉजिटिव पार्ट की केवल बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये एक ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये दूसरा एटम है किसका, ड्यूटेरियम का, ये उसका न्यूक्लियस है। इसमें भी मैंने ये पॉजिटिव दिखाए, ये मैं ज्यादा या कम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गिनने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इसमें एक ही पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी प्रकृति जो है प्रतिकर्षण टाइप की होगी या रिपल्सिव प्रकृति होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, केवल इनको दिखा रहा हूं, ये आपस में तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि ये प्रतिकर्षण बल या इस प्रतिकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा इन प्रोटॉन को न मिल जाए। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि जो ऊर्जा है वो इन प्रोटॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण वाली ऊर्जा है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि एक जो आवेश है या जो कूलाम का एक प्रतिरोध, एक बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे बैरियर का मतलब क्या होता है, जो इनको रोक रहा है, राइट, एक बैरियर लगा हुआ है जिसको कूलाम बैरियर भी हम लोग कहते हैं। ये या बैरियर की जो हाइट होगी, इस हाइट का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा नहीं ऊंचाई होगी उसकी, हाइट से मतलब है उसमें एनर्जी की कितनी आवश्यकता है, राइट। तो ये एनर्जी लगभग प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, राइट। इतनी एनर्जी जब हम इनको दे देंगे, यानी इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के न्यूक्लियस को अगर हम कितनी एनर्जी दे दें, 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दे। यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको किलो का मतलब भी पता होना चाहिए, 10⁻³ होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग भी पता होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल कर देते हैं और फिर ये जूल में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो इतनी एनर्जी यदि इसको मिल जाए तो उस टाइम पे क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ये फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, इस तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट, राइट। तो इसके लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो लगभग 10⁻⁷ केल्विन की होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो आपको समझानी थी। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा संलयन की प्रोसेस है उसमें आपको ये समझना है कि इतनी एनर्जी की आवश्यकता क्यों हो रही है या इतने टेम्परेचर की आवश्यकता क्यों हो रही है। उसके पीछे कारण है कि जो प्रतिकर्षण बल है प्रोटॉन्स के बीच में, उस प्रतिकर्षण बल को हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है या उसको खत्म करना है और उसके बाद उनको क्या करना, आपस में मिलाना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस में
इतने टेम्परेचर की कम से कम आवश्यकता होती है। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीजें जो मैं अभी आपको समझा रहा था, उसके नोट्स किस तरीके से आप बनाएंगे, आपके बुक के हिसाब से ये सारे नोट्स तैयार किए गए हैं। संलयन हेतु नाभिकों को पर्याप्त पास आना आवश्यक है ताकि उनके बीच नाभिकीय बल कार्य कर सके। कूलाम प्रतिकर्षण अवरोध, जिसको कूलाम बैरियर मैंने कहा था, ये मौजूद क्यों होता है? क्योंकि पहला पॉजिटिव न्यूक्लियस, दूसरा भी पॉजिटिव न्यूक्लियस, राइट। और कल बताया था आपको 10⁻36 टाइम ये ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। प्रतिकर्षण पार करने हेतु उच्च गतिज ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यानी कि गति ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा हम थर्मल फॉर्म में दे रहे हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में दे रहे हैं, राइट। तो जो कूलाम का अवरोध है या जो बैरियर है, मैंने कहा भी था कि इसके लिए लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता है। और इसके क्रॉसपोंडिंग में मैंने टेम्परेचर भी बताया, लगभग 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी, जैसे ये सूर्य के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे लगभग ये जो बुक में दिया गया है आपके, ये 10⁻9 दिया गया। वैसे ये पूरी वैल्यू 3 × 10⁻9 केल्विन दी गई होगी, राइट। तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मूले पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला जो है, अगर क्लास 11th में आपने अच्छी तरीके से जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसको पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला वहां पे आता है 3/2 kT, राइट। ये जो k है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, राइट। और ये जो T है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसको परम ताप हम कहते हैं, और E या कुछ बुक में इसको K से लिखा गया होगा। तो ये वो एनर्जी के अमाउंट है, या हम ये कहें गतिज ऊर्जा की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को रख के यहाँ के जो K का मान है, अगर हम K की वैल्यू 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें, तो जो टी हमें मिलेगा वो लगभग 10⁻9 ऑर्डर का हमें मिलता है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी तारे में कितना टेम्परेचर होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर्मूला कहाँ से आया है? वो आया है गैसों के अणुगति सिद्धांत से। ओके। तो सूर्य की जो कोर का टेम्परेचर, जिसके बारे में बात कर रहा था, जहां पे ये प्रोसेस हो रही है, वो 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन का ताप प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये उसके कोर का टेम्परेचर है, बाहर का नहीं है। ये कोर का टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोर में होता है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन संभव है, उच्च ताप व दाब आवश्यक है। तो यहाँ पे ताप और दाब उच्च होना आवश्यक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया आपको, पहला पार्ट इसका। आगे बढ़ते हैं। ताप नाभिकीय संलयन, इनको हम ताप नाभिकीय संलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है वो टेम्परेचर बेस्ड है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन होंगे उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो गैसों की तरह व्यवहार करेंगे, और उनमें जिस तरीके से गैसों का अणुगति सिद्धांत हम लगाते हैं उसी तरीके का वो यहाँ पे व्यवहार करने लगेंगे। और जो कूलाम अवरोध अवरोध है उनके बीच में, जिसके लिए लगभग मैंने कहा 10⁻7 या 10⁻9 केल्विन की एनर्जी चाहिए, वो उपलब्ध हो जाएगी। तो किसी भी तारे या जहां पे भी हम इस प्रोसेस को करवा रहे होंगे, वहां पे ताप नाभिकीय संलयन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। किसमें होगी? न्यूक्लियस में होगी। और कौन से न्यूक्लियस होंगे? बहुत लाइट न्यूक्लियस होंगे। तारों के अंदर संलयन, तारों के केंद्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो ताप नाभिकीय संलयन है। टेम्परेचर के बारे में आपको बता दिया गया। सूर्य में होने वाली जो प्रक्रिया है वो संलयन की प्रक्रिया है, और औसत ऊर्जाओं से बड़ी ऊर्जा के कण यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो जैसे हीलियम हो गया। इसलिए सूर्य में निरंतर ऊर्जा बनी हुई है। सूर्य की जो ऊर्जा है लगभग 5 अरब वर्ष के लिए हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के भंडार हैं, और 5 अरब वर्ष तक ये हमको एनर्जी कंटिन्यू देता रहेगा। इस पे आगे भी डिस्कस करेंगे, इसमें बनाया है आपके लिए मैटर। ये स्टेप टू स्टेप आपके बुक के हिसाब से मैंने मैटर तैयार किया हुआ है। इसके अलावा आपको और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि बहुत उच्च ताप और दाब पर ही संभव होगी ये प्रोसेस, राइट। और इसको हम ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपकी बुक से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे जो सूर्य में होने वाली संलयन की प्रोसेस है उसके लिए इक्वेशंस दी गई है। यहाँ पे पहले की 3 इक्वेशन पे आप ध्यान देंगे। जो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन है, इनको हमने 2 टाइम मल्टीपल करना है, राइट। ये संलयन की प्रोसेस दी गई है। फिर से देखिए 1H1 1H1 ये मिला, और मिलके क्या बनाया? ड्यूटेरियम बनाया। एनर्जी की वैल्यू इतनी मिली। फिर यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस दिखाई गई है। यहाँ पे गामा रेज यानी कि आपके पास एनर्जी मिली, और इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। फिर उसके बाद एक ड्यूटेरियम मिला और एक
प्रोटियम मिला यानी कि प्रोटॉन मिला, और इन्होंने अस्थाई हीलियम बनाया और फिर इतनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई। इनको हम मल्टीपल करेंगे और अगर ऐड कर देते हैं, और इस चौथी इक्वेशन, ये जो ये लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है, इसको भी ऐड करते हैं, यानी कि इनको 2 से मल्टीपल करना है और इसको सिंपली 2 से मल्टीपल नहीं करना, 1 टाइम मल्टीपल करना है, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसको आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यह इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये जो चौथी इक्वेशन हमें मिलेगी, जो इस फॉर्म में मिलेगी हमें, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं बताऊं, कुछ बच्चे इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीपल करेंगे, देखिए ये क्या, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, राइट। उसी टाइम पे आप क्या करेंगे, जब इस इक्वेशन को देखेंगे, ये जो चौथी वाली इक्वेशन, तो इसके इस साइड भी है, तो ये वाले एक एक कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको ध्यान में देना, जैसे ये है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी 2 से, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऐड करते वक्त कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आपको देखना है, तो केमिकल जो रिएक्शन है उसी तरीके से इनका भी ऐड होता है। फिर इसको देखेंगे, फिर ये वाला भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो इसी को ऐड करके हमें ये इक्वेशन मिलती है, जिसमें फाइनली हमें मिलता है 4 1H1 प्लस 2E, यानी इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ पे 2He4, ये हीलियम का हीलियम बनेगा, और प्लस यहाँ पे न्यूट्रिनो बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ये 6 गामा, यानी आपके पास गामा रेज होगी, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त होगी। अब ध्यान दीजिए कि जो फिजन की रिएक्शन थी, उसमें यूरेनियम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनी थी, और यहाँ पे कितनी बनी है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो कई बार जो है बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार, यहाँ जो अभी तो कह रहे थे कि संलयन में ज्यादा ऊर्जा बनती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विखंडन में ज्यादा एनर्जी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे केवल 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, तो यहाँ पे केवल अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें, तो केवल वो 2 ग्राम के बराबर है, और यहाँ पे बात करें तो ये लगभग 235 ग्राम होता है। यूरेनियम का जो द्रव्यमान होता है वो 235 होता है। तो बहुत बड़ा अंतर है। जब इसकी वैल्यू 2 ग्राम की वैल्यू यहाँ तक पहुंचेगी, तो ये इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो आगे बढ़े, और अब इसके आधार पे फाइनली जो नोट हमें करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स, यहाँ पे जो क्रोड है उसमें हाइड्रोजन है, जिसका हीलियम में रूपांतरण होता है। ये सन के बारे में चर्चा की जा रही है, जो इक्वेशंस हमने पढ़ी उसके बाद के लिए सारी चीजें। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, जो हीलियम में जब ये जैसे मान लीजिए सन है, और ये सन की क्रोड है, इसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो किस में बदलता गया, हीलियम में बदलता गया, राइट। जब ये हीलियम में बदला, तो ये ठंडा होने लगता है, ये जो क्रोड है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब ये ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसमें संकुचन होता है, माने इसका साइज पहले इतना है, तो इसका साइज अब छोटा होने लगता है। अब जब इसका साइज छोटा होता है, संकुचन इसमें होता है, तो फिर से इसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लग जाता है, और फिर टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि वो लगभग 10⁻⁷ केल्विन के बराबर चले जाएगा, और फिर से किसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये जो प्रक्रिया चल रही है नेचुरली, वो उसके कारण उसका यही कारण है कि ये संकुचित होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर वहां पहुंचेगा। तो यहाँ पे लिखा है क्रोड ठंडा होने लगता है, तारा गुरुत्वीय यानी कि सारे तारों की बात किया, संकुचन से सिकुड़ने लगता है, संकुचन से क्रोड का ताप बढ़कर लगभग 10⁸ केल्विन तक पहुंच जाता है। उच्च ताप पर हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे कार्बन साइकिल चलता है पूरा का पूरा। हीलियम संलयन की प्रक्रिया द्वारा तारा अस्थायी रूप से स्थिर हो सकता है, राइट। बाद में जब भारी नाभिक बनने लगते हैं, तो संलयन ऊर्जा प्रदान नहीं होती। अगर इसमें भारी नाभिक बनेंगे, तो संलयन ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। सूर्य की लगभग जो आयु है वो कितनी मानी गई है, 5 अरब वर्ष, 5 × 10⁹ आप इसको कर सकते हैं, तो इतनी अनुमानित है। सूर्य लगभग 5 इस तक ऊर्जा प्रदान करेगा। भविष्य में सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन अगर समाप्त हो गया, इतने वर्षों के बाद, 5 अरब वर्ष के बाद अगर समाप्त हो गया, तो हाइड्रोजन समाप्त होने पे क्या होगा, इसका क्रोड फिर से ठंडा हो जाएगा। फिर क्या होगा, गुरुत्वीय संकुचन इसमें आएगा, और जब एक गुरुत्वीय संकुचन आएगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इसका हाइड्रोजन तो समाप्त हो गया, तो उस टाइम पे ये रेड जाइंट बन जाएगा, लाल दानव इसको हम कहते हैं। ये लाल दानव में परिवर्तित हो जाएगा, और एक ब्लैक होल की तरफ ये बढ़ने लगेगा। तारे के अंत में केवल हीलियम का ही निर्माण होता है, भारी नाभिक का नहीं। तो ये आपकी सारी बुक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, उनको क्लियर करके आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं।
तारों में होने वाली ताप नाभिकीय प्रक्रिया को रूपांतरित कर नाभिकीय युद्धक वेपन में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। जो फिजन की रिएक्शन थी, विघटन की प्रक्रिया थी, उस विखंडन की प्रक्रिया में जो बॉम्ब बनता है उसको हम एटम बॉम्ब बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे जो संलयन की प्रोसेस है इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ये हमारा पार्ट नहीं है, ना तो हमारे सिलेबस में इसके बारे में कुछ दिया गया है, ना ही इस पे हमें ज्यादा चर्चा करनी है। लेकिन थोड़ा सा हाइड्रोजन बम के बारे में मैं आपको समझाऊं कि ये इतना भयंकर है कि अगर हमें हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करना है तो उससे पहले हमें एक एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले हमें एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करना पड़ेगा, यानी कि इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है जितनी एनर्जी एक एटम बॉम्ब से मिलती है। तो आप सोचिए उसके बाद वो प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो उसमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो जो हमारी पूरी अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक हाइड्रोजन बॉम्ब से। तो 1952 में इस तरीके का कुछ प्रयास किया गया है, लेकिन ये अभी थ्योरेटिकली है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब न बना के यदि हम कोशिश करें भविष्य में कि हाइड्रोजन जो ये नाभिकीय संलयन वाली प्रोसेस है इसको कंट्रोल करके हम इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि हमारा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। जैसे जो फ्यूजन वाली प्रोसेस थी, विखंडन वाली, उसमें हमने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए और न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो ये नाभिकीय संलयन वाली प्रोसेस है इसको भी कंट्रोल किया जाए और इससे क्या बनाया जाए, रिएक्टर बनाया जाए। और इससे रिएक्टर बनेगा तो इससे मिलने वाली जो एनर्जी होगी वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि नेचर फ्रेंडली होगी, उसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए कि जो फीजन की रिएक्शन होती है उसमें अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव मेटेरियल्स निकलते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, कैंसर उससे हो सकता है और भी रोग उससे हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए डेंजरस है। अगर कभी जो है इस तरीके की घटनाएं हो जाती, जैसे 1986 में चेरनोबिल में जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर था वो फट गया था, तो वहां पे काफी नुकसान हुआ था। तो ये अगर बन जाता है तो इससे कोई भी इस तरीके के खतरे तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। और अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि इतना टेम्परेचर अगर कहीं पे उत्पन्न कर दिया तो वो जगह खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या इतने टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्य में हो सकता है इस पे काम हो और ये एनर्जी हम कन्वर्ट कर पाए कंट्रोल फॉर्म में, ताकि इसको हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर पाए। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, केवल एक थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके पास। तो इस ताप पर ईंधन का आयनित होकर प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा को नियंत्रित रखना बड़ी चुनौती है, ये मैंने जो अभी आपको समझा रहा था। अब तक इसे स्थिर बना रखने हेतु कोई उपयुक्त विधि नहीं मिली हुई है। नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। इस दिशा में विश्व भर में अनेक प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन अभी हम इससे एनर्जी नहीं बना पाए हैं। जिस दिन बनाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि उस दिन एक आर्टिफिशियल सन आप तैयार कर लेंगे और फिर आपको एनर्जी मिलती ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपको अगर देखना है कि भाई किस तरीके से प्रोसेस होती है एक हाइड्रोजन बॉम्ब में, या एक रिएक्टर हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए ये हीलियम बनेगा, बीच में यहाँ पे हमने ट्राइटियम रखा हुआ है, ड्यूटेरियम रखा है, इसको हमने क्या करना है, फ्यूज करवाना है। फ्यूज करवाने के लिए यहाँ पे हमने यूरेनियम का जैकेट बनाया, यानी कि एटम बॉम्ब टाइप का कुछ बनाया है, और इसमें ब्लास्ट होगा और तब जाके इसके कोर में जो है यहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जितना आपके पास सिलेबस दिया था उसके हिसाब से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़े अच्छे और इजी क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से कुछ समझ गए होंगे जो अभी तक आपको पढ़ाया गया तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यदि एक यूरेनियम 235 का फिजन सामान्यतः 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देता है, तो एक फिजन से कितनी जूल ऊर्जा होगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे कन्वर्ट होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले 200 लिखिए, मेगा 10⁶ लिखिए, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखिए, और ये जूल बन चुका है। अब यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो 2 का मल्टीपल इसके साथ कीजिए, 3.2 हो जाएगा, राइट।
10 टू द पावर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है और ये 10 टू द पावर 2, एक यहाँ पे आएगा 8 हो जाएगा और 10 टू द पावर -11 जूल हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी मिलेगी। अब आपको ये याद भी रख लेना है, पर फ्यूजन ये एनर्जी है पर फ्यूजन, यानी कि एक फ्यूजन से कितनी एनर्जी मिलती है, जिसको हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे थे, वो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11 जूल होती है। तो ये पहला क्वेश्चन था। कभी कभी छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पे आपको इस तरीके से कर लेना है। ये इसका हल है, ये वैल्यू हमने अभी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम 235 अगर पूरी तरह फिजन हो जाए, हर परमाणु फिजन मानकर, यानी कि पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी। ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा एक स्टेप आगे है। यहाँ पे 1 ग्राम का पूरा जितना भी यूरेनियम होगा, उसमें से हमने 1 ग्राम का फिजन कराना है, ठीक है। और उसमें कितनी एनर्जी निकलती है उसकी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 ग्राम की बात करेंगे, थोड़ा सा एवोगैड्रो नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब हम एसटीपी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 22.4 लीटर पर प्रत्येक, चाहे वो कोई भी एटम हो, अणु हो, उनकी जो संख्या होती है वो 6 पॉइंट, एक मिनट इसकी वैल्यूज, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। इतनी वैल्यू आपको प्राप्त होती है। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज हैं, यानी कि प्रत्येक एटम या जो आपका एटम है या उसमें जो मॉलिक्यूल है, उनकी संख्या इतनी होगी। इसका अच्छे तरीके से समझ लो। मान लो हाइड्रोजन है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 6 इंटू 0.22 इंटू 10 टू पावर 23 होगी। मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो वो भी इतना ही होगा। ये सब का जो वैल्यू होगा वो 6 पॉइंट इतने होंगे, यानी कि कोई भी है उसकी वैल्यू या उसमें जितने परमाणु होंगे उनकी संख्या फिक्स है, और इसको एवोगैड्रो नंबर हम लोग कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.023 भी कुछ बुक में लिखा होगा, इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। इतने हमारे पास क्या होते हैं, यूरेनियम 235 में इतने क्या होंगे, अणुओं की या परमाणु। तो यहाँ पे अणु होंगे नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे इतने परमाणु हैं, 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छे समझ लीजिए इसको। तो हम कहते हैं कि इतने ग्राम में इतने हैं। अब हमें 1 ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम में कैसे निकलेगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, इससे 235 से, तब 1 ग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, राइट। अब इससे पहले, थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पर फ्यूजन कितनी एनर्जी मिल रही है, हमने सॉल्व किया था। पर फ्यूजन एनर्जी है ये वाली, इंटू 10 टू द पावर -11 जूल, राइट। इतनी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 ग्राम में अणुओं की। और एक अणु से कितना होता है वैल्यू, इतना होता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीपल किया हुआ है। एक बार फिर से बता रहा हूं, हमें चाहिए थे पर ग्राम, 1 ग्राम में कितने वैल्यूज होंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई 235 ग्राम में वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर है, फिक्स है, मैंने कहा ये सबके लिए फिक्स होगा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आप देखेंगे। तो ये इतनी वैल्यू फिक्स है। हमें 1 ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया यानी इससे यहाँ हम डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अब इतनी वैल्यू प्राप्त हुई, लेकिन हम जान रहे हैं कि एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी मिल रही है, हमें ये एनर्जी मिल रही है। तो इतने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, और मल्टीपल किया ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज अगर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 मेगावाट थर्मल ऊर्जा दे रहा है। एक रिएक्टर हमने बनाया है और उसकी क्षमता है 100 मेगावाट, राइट।
अब इसमें हमें क्या करना है, प्रति सेकंड कितने फ्यूजन हो रहे हैं, इतनी एनर्जी हमें अगर मिल रही है तो हमें ये बताना है कि एक सेकंड में उस रिएक्टर के अंदर, जो रिएक्टर है इस रिएक्टर के अंदर एक सेकंड में कितने ब्लास्ट हो रहे होंगे, या ये कह सकते हैं कि कितने यूरेनियम के क्या हो रहे होंगे, विखंडन हो रहे होंगे। ये हमें बताना है, प्रति सेकंड बताना है। किसके लिए? 1000 मेगावाट के पावर के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये जो ये मेगावाट है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में। प्रति फ्यूजन इतनी एनर्जी होती है, सिंपली से इसको डिवाइड कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका भी आंसर देखिए, सबसे पहले ये 1000 मेगावाट है, इसको कन्वर्ट किया जूल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से वही है, 1000 मेगा का मतलब 10 to the power 6 हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी को वॉट और उसका रिलेशन पता नहीं है तो P इज इक्वल्स टू होता है W/T, ये रिलेशन है, राइट। ये पावर है, तो वॉट अपॉन टाइम ये हो गया। तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जब पावर की वैल्यू होगी तो ये पावर क्या हो गया, वर्क डन यानी कि जूल, और यहाँ पे टी का मल्टीपल करते तो ये वैल्यू आपके, तो इतनी जूल पर सेकेंड। अभी क्योंकि अपॉन टी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जूल पर सेकेंड, तो ये वैल्यू किस में मिली, जूल पर सेकेंड में मिली हमें। क्लियर है? ये वाला रिलेशन भी आपको आना चाहिए, 11th में भी पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं 12th में भी इसका यूज है। तो ये तो सबसे पहले हमने एनर्जी निकाल दी कि इतनी जूल पर सेकेंड की एनर्जी हमारे पास है, राइट। अब थोड़ा देर पहले फिर आपको वही चीज, इसलिए मैंने कहा था कि ये वैल्यू याद रख लीजिए, 3.2 इंटू 10 to the power -11, राइट। जूल की एनर्जी एक फ्यूजन से निकल रही है, तो हमें फ्यूजनों की संख्या बतानी, किसमें बतानी है, पर सेकंड में। तो सिंपल से है कि इससे हम इसको डिवाइड कर दें, यानी कि जो वैल्यू ये प्राप्त हुई है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को देखिए, इसमें कितने जीरो है, 3, यानी 10 to the power 3 है, ये 10 to the power 6 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 to the power 3 प्लस 6 यानी 10 to the power 9। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बच्चे बहुत इजीली समझ लेते हैं, कुछ को ये पावर के रूल पता नहीं होते तो दिक्कत होती है, इसलिए बता दिया कि यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है। तो इतनी वैल्यू हमें मिल गई, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना बड़ा आसान है, जब आप डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रति सेकंड कितने फ्यूजन हो रहे हैं, 3.12 इंटू 10 to the power 19 फ्यूजन वहां पे हो रहे हैं, यानी कि इतने एटम उसके विखंडित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्रोत से 5.0 इंटू 10 to the power 13 जूल ऊर्जा दी, किसी स्रोत ने हमें कितनी ऊर्जा दी, कोई स्रोत है, वो नाभिकीय विखंडन वाला स्रोत होगा, और वो हमें कितनी ऊर्जा दे रहा है, वो दे रहा है 5.0 इंटू 10 to the power 13 जूल की ऊर्जा दे रहा है। तो कितने किलोग्राम, यानी कि इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पहले क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं यदि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो कितने किलोग्राम यूरेनियम 235 की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन बहुत इजी है कि हमें चाहिए इतनी ऊर्जा, राइट। उसके लिए यूरेनियम 235 लिया जाएगा, उसके कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। अब हमें फिर से वही चीज ध्यान में रखनी है कि यूरेनियम का जो एक फीजन होगा, यानी कि 1 ग्राम की जो वैल्यू होगी, वो इतनी एनर्जी देगा, कितनी देगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसको हमने कन्वर्ट किया था 3 इंटू 10 to the power 11 जूल की एनर्जी देगा, राइट। तो ये चीज आपको हर बार ध्यान में रखनी है, पहले क्वेश्चन में इसीलिए करवाया। तो इसको मान के आपको पूरा क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, देखिए, सबसे पहले प्रति फ्यूजन एनर्जी ये ऑलरेडी हमने फाइंड की है, ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पे हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, एक फ्यूजन में इतनी हो रही है, तो कितने फ्यूजनों की आवश्यकता, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि भाई फ्यूजन कितने करवाने हैं, एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 3.2 इंटू 10 to the power -11 जूल की, और हमें एनर्जी इतनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये एनर्जी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इतनी वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि इतने फ्यूजन करवाने पड़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इतने फ्यूजन करवाने के लिए 1.561 इंटू 10 to the power 24 फ्यूजन करवाने के लिए, इतने विखंडन करवाने के लिए कितने ग्राम या कितने केजी यूरेनियम 235 की आवश्यकता होगी। तो अब फिर से दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि 235 ग्राम इक्वल्स टू कितने वैल्यूज मैंने बताए थे आपको, 6 पॉइंट, इसमें जितने एटम होंगे वो संख्या ये होती है, एवोगैड्रो नंबर 23, ये फिक्स है, राइट। तो इतने, अब 1 ग्राम की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो मैंने कहा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.22 इंटू 10 to the power 23,
अपॉन 235, ये 1 ग्राम की वैल्यू है। अब हमें वैल्यू किस में चाहिए, केजी में चाहिए, कितने किलोग्राम होगी। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब इस वैल्यू को मुझे 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे वही किया गया है, देखो 1000 अपॉन ये इधर लिखा गया है इनटू दिस, ये वैल्यू आपके पास प्राप्त हो रही है। क्लियर हो गया, यानी कि 1 किलोग्राम में इतनी वैल्यूज होंगी किसकी, यूरेनियम 235 की। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये ऊर्जा की, ये फिजन की संख्या थी, ये थी, इन दोनों को डिवाइड किया तो केवल कितने की आवश्यकता हो रही है, 0.609 केजी की आवश्यकता हो रही है। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या स्टेप किया हमने, स्टेप समझने जरूरी है। प्रति फिजन इतनी एनर्जी बनती थी, ये आपको बता दिया गया था। हमें चाहिए था कि ये एनर्जी कितने फ्यूजन में बनेगी, तो उसके लिए हमने इससे इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया। हमें पता लगा कि इतने फ्यूजनों की आवश्यकता है, राइट। फिर हमने ये कहा कि ये इतने फ्यूजन हमें किस में मिलेंगे, उसके लिए ये वाला पार्ट भी हमने पहले सॉल्व किया था। हमने क्या 1 ग्राम की वैल्यू निकाली, 1 ग्राम की वैल्यू जो मिली उसको हमने 1000 से मल्टीपल कर दिया, तो ये वाली वैल्यू। तो हमें पता लगा कि इतनी वैल्यू हमें चाहिए। इन दोनों का रेशियो फाइंड करो, वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, वो होगी यूरेनियम 235 की। अमाउंट इतनी चाहिए हमें, माने इतना केजी हमको लेना पड़ेगा, तो जो कि 1 केजी से भी कम है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। ये है 100 वॉट के एक विद्युत लैंप को 2.0 केजी ड्यूटेरियम के संलयन से कितने समय तक जलाया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 100 वॉट का बल्ब है जो कि पहले हमारे घरों में लगता था, 100 वॉट उसकी क्षमता है। हमारे पास जो यूरेनियम है यानी कि जो ईंधन है वो 2.0 केजी है। इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, यानी कि संलयन की क्रिया कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जितनी एनर्जी बनेगी वो इसको कितने समय तक जलाए रखेगा। तो क्वेश्चन को अगर आप समझ पाए तो सबसे पहले हमें 2.0 केजी से ऊर्जा की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। भाई ये कितनी ऊर्जा देगा, वो जो ऊर्जा हमें मिलेगी हम इस बल्ब की ऊर्जा को पहले कन्वर्ट करेंगे कि ये कितनी ऊर्जा है, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो स्टेप टू स्टेप इसको देखिए। सबसे पहले ड्यूटेरियम है, उसकी अमाउंट 2 केजी दी गई है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था ना कि वहां पे कितना था, फिर से समझिए अगर कंफ्यूजन है तो 250 ग्राम इज इक्वल्स टू भी 0 पॉइंट, ये वैल्यू थी 23, इतने नंबर होते थे। यहाँ पे ड्यूटेरियम 1H2 होता है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो केवल 2 ग्राम के बराबर है। इसमें भी कितने परमाणु होंगे, 0.6, ये अब यहाँ पे 2 2 कह लें या 2 3 कह लें, 23। इस पे ध्यान दीजिए, 6 और 23 पे। 2 ग्राम में ही परमाणुओं की संख्या इतनी है। ये एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट था कि चाहे उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा चाहे कम होगा, लेकिन एसटीपी पे इनमें जो मोलों की संख्या होगी या अणुओं की संख्या होगी या परमाणुओं की संख्या होगी, मैं अलग अलग चीजें बोल रहा हूं। जहां अणु बनते हैं वहां अणु बोलना है, जहां परमाणु बनते हैं वहां परमाणु बोलना है। उनकी संख्या ये फिक्स नंबर है। तो इससे आपको ये समझना है कि चाहे वो भारी नाभिक हो चाहे हल्का नाभिक हो, उसकी वैल्यू फिक्स है कि उसमें इतने परमाणु तो होंगे ही होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये परमाणुओं की संख्या हो गई। अब 2 केजी ड्यूटेरियम परमाणुओं की संख्या के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें तो 1 केजी 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 केजी में निकालेंगे। तो पहले 1 ग्राम में देखो, वहां शॉर्टकट किया गया है, 2 जी इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से जैसे वहां कहा था मैंने, यहां भी आपको डिवाइड करना है। कर लिया डिवाइड, किससे, 2 से कर लिया। अब 2 केजी में वैल्यू बतानी है, 1 ग्राम में ये है। तो 2 केजी का मतलब 200 ग्राम, कितना, 200 ग्राम इन टू इस वैल्यू को मल्टीपल कर दी, ये कर रखा है यहाँ पे मल्टीपल, और वैल्यू ये प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था दूसरा स्टेप आपको कुल ऊर्जा चाहिए, तो कुल ऊर्जा के लिए आपको फ्यूजन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कुल ऊर्जा मिलेगी यहाँ पे, ये वैल्यू थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेगी, 3.27 उसमें मिलती है। यानी कि जब 2 ग्राम ड्यूटेरियम का होगा, यहाँ पे 2 ग्राम नहीं 1 ग्राम के लिए हम फाइंड करेंगे, तो अपॉन क्या करना है, 2 कर देना है, इनटू ये वैल्यू आपके पास आ गई। और फिर टोटल वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की उसके साथ इसको मल्टीपल कर दें, क्योंकि ये तो केवल 1 ग्राम के लिए है, तो हमारे पास वैल्यू इतनी प्राप्त हो जाए, यानी कि 2
केजी ड्यूटेरियम से 1H2 से कितनी जूल एनर्जी बन रही है? वो बन रही है 1.576 इंटू 10⁻14 जूल एनर्जी बन रही है। फिर से बता रहा हूं स्टेप। पहले हमने क्या किया, टोटल संख्या निकाली। किसकी संख्या निकाली गई? ड्यूटेरियम की। किसमें? 2 kg में। उस संख्या को हमने मल्टीपल कर दिया पर ग्राम की एनर्जी से, तो हमें टोटल एनर्जी इतनी प्राप्त हो गई। यानी 2 kg में इतनी एनर्जी आपकी बनती है। अगले स्टेप में देखिए, अब हमने अगला स्टेप करना है कि जो 100 वॉट का बल्ब है वो कितनी एनर्जी ले रहा है। तो बहुत सिंपल है, 100 जूल पर सेकेंड। अब इस 100 जूल पर सेकेंड से हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। डिट्टो क्वेश्चन हमने इससे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का किया था, जिसमें हमारे पास 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए था। तो यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 100 से। तो आगे स्टेप देखिए, ये 100 से डिवाइड कर दिया, इतने हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी की अमाउंट हो गई। अब इसको या तो हम इतने सेकंड के लिए कहें कि भाई इतने सेकंड चलेगा। आपने क्या किया, जो वैल्यू मिली 1.576 इंटू 10⁻14, इसको 100 जूल पर सेकंड से डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिलेगी सेकंड ऊपर चले जाएगा, सेकंड में मिलेगी, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको मिली। कितने सेकंड चलेगा वो बल्ब? 1.576 इंटू 10⁻12। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसको कर लीजिएगा आराम से। इतनी हमारे पास क्या मिलेंगे, इतने सेकंड के लिए ये एनर्जी मिल रही है। अब लेकिन सेकंड में थोड़ा बताना टफ लग रहा है, बड़ी वैल्यू भी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर में। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो वही ये वैल्यू है जिससे डिवाइड किया गया है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये वर्ष में चले जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻4 ईयर्स आपके पास वैल्यू आ रही है। शॉक्ड होना चाहिए आपको इस रिजल्ट को देख के। केवल 2 kg ड्यूटेरियम हमने यूज किया, वो हमारा 100 वॉट के बल्ब को 5 इंटू 10⁻4 ईयर्स तक चला रहा है, जिसका मतलब है 50,000 वर्ष तक। मजे आ गए केवल 2 kg से। इसीलिए इस एनर्जी को यदि हमने पॉसिबल कर दिया, बना दिया, तो भविष्य में हमें फिर पेट्रोलियम और ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो ये था आज का जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो भी करवाए, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस थी वो भी मैंने आपको समझाई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको एक तो कैलकुलेशन के लिए अपने आप को तैयार करना होता है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो किसी भी टाइम पे आप क्वेरी व्यक्तिगत हमें भेज सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डे ऑफ होता है, जैसे संडे हो गया या कुछ और, तो उसमें और न्यूमेरिकल और एक ही न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम लेके आपको समझा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है बेटा?